दोस्तों एक बड़ी खबर और इजरायल की नींद उड़ाने वाली खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की ने सीरिया में एडवांस हथियार भेजने का ऐलान किया है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर लड़ाकू ड्रोन, रॉकेट, बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। सीरिया के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद ये फैसला लिया है। जानेंगे क्या है पूरा मामला। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा से बड़ी खुशखबरी, हथियारबंद गुटों और कबीलों के बीच समझौता। गाजा के गृह मंत्रालय ने किया स्वागत, बोले गद्दारों को नहीं बख्शा जाएगा। और इसी के साथ इजरायल से खासकर नेतन्याहू के लिए बुरी खबर है। चुनाव को लेकर 2 सर्वे हुआ है और दोनों सर्वे काफी चौंकाने वाला है। इजरायल में मुस्लिम पार्टियों का जलवा भी बरकरार है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों तुर्की अब सीरिया को सैन्य मदद देने की बड़ी तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की आने वाले कुछ हफ्तों में सीरिया को बख्तरबंद गाड़ियां, मिसाइल से लैस ड्रोन, तोपें, रॉकेट और एयर डिफेंस सिस्टम जैसी भारी सैन्य मशीनें देने वाला है। तुर्की और सीरिया के बीच ये डील उस पुराने समझौते को बढ़ाने के लिए है, जिसमें तुर्की को अपनी सीमा के पास कुर्द लड़ाकों पर हमले करने की इजाज़त मिली थी। पहले ये इलाका सिर्फ 5 किलोमीटर तक सीमित था, लेकिन अब दोनों देश इसे बढ़ाकर 30 किलोमीटर करने पर बात कर रहे हैं, ताकि तुर्की अपने सैन्य अभियान को और गहराई तक चला सके। दरअसल बीते रविवार को अंकारा में तुर्की और सीरिया के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें दोनों देशों ने मौजूदा हालात और सुरक्षा सहयोग पर खुलकर चर्चा की। इस मीटिंग में खास तौर पर आतंकवाद से निपटने और बॉर्डर की सुरक्षा पर फोकस किया गया। बैठक में तुर्की की ओर से विदेश मंत्री हाकन फिदान, रक्षा मंत्री यासर गुलेर और खुफिया एजेंसी के प्रमुख इब्राहिम कलीन मौजूद थे। वहीं सीरिया की तरफ से विदेश मंत्री असद अल शैबानी, रक्षा मंत्री मरहफ अबू कसरा और इंटेलिजेंस चीफ हुसैन सलामा शामिल हुए। ब्लूमबर्ग के सूत्रों का कहना है कि तुर्की के ये सारे सैन्य उपकरण उत्तरी सीरिया में तैनात किए जाएंगे, लेकिन अंकारा ये भी ध्यान रखेगा कि दक्षिणी सीरिया में इजरायल के साथ कोई टकराव या तनाव ना बढ़े। यानी फिलहाल ये अभी इजरायल के खिलाफ ना बताया गया हो, लेकिन इस कदम के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इजरायल के खिलाफ तुर्की से सीरिया में हथियार भी पहुंचने वाले हैं। दोस्तों 8 सितंबर 2024 को बशर अल असद की सरकार के गिरने के बाद से तुर्की और सीरिया के रिश्तों में तेजी से नजदीकी बढ़ी है। दोनों देशों के बीच लगातार राजनीतिक और सुरक्षा बैठकों का दौर चल रहा है, ताकि सीमा पर शांति बनी रहे और मिलकर स्थिरता कायम की जा सके। इस बीच सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज SDF के कमांडर मजलूम अब्दी ने कुछ दिन पहले बताया कि उनकी फोर्स और सीरियाई सरकार के बीच एक प्रारंभिक समझौता हो गया है। इस समझौते में तय हुआ है कि SDF की सेना को सीरिया के रक्षा और गृह मंत्रालय में शामिल किया जाएगा। अब्दी ने फ्रांसीसी समाचार एजेंसी AFP से बात करते हुए बताया कि इस समझौते को लेकर अभी दमिश्क में बातचीत जारी है। दोस्तों 10 मार्च को अब्दी और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए थे। इस समझौते के तहत कुर्द प्रशासन के नागरिक और सैन्य संस्थाओं को साल के अंत तक सीरियाई सरकारी संस्थाओं में मिला दिया जाएगा। इसमें बॉर्डर क्रॉसिंग, एक एयरपोर्ट और तेल गैस के कई इलाकों का कंट्रोल भी दमिश्क सरकार को सौंपने की बात शामिल है। हालांकि इस समझौते को लागू करने की रफ्तार बहुत धीमी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर देरी और वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि अब सीरिया और तुर्की के रिश्ते नए दौर में एंट्री कर चुके हैं और यह कदम पूरे मध्य पूर्व के पावर बैलेंस को बदल सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों गाजा के गृह मंत्रालय ने एक बयान में वहां के परिवारों, कबीलों और स्थानीय संगठनों की तारीफ की है, जिन्होंने हाल ही में फसाद और गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ खड़े होकर सरकार के सुरक्षा कदमों का समर्थन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा और एकजुट रुख है, जो 2 साल तक चले युद्ध के बाद गाजा में अमन और कानून वापस लाने में मदद करेगा। मंत्रालय का कहना है कि जो लोग अराजकता या गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे या इजरायल के साथ मिलकर लोगों के बीच फूट डालेंगे, उन्हें अब किसी तरह का कबीलाई या पारिवारिक बचाव नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसे ही युद्ध विराम लागू हुआ, गाजा की सुरक्षा पुलिस ने उन इलाकों में तैनाती शुरू कर दी जहां से इजरायली सेना हट चुकी थी।
और उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जिन्हें इस्राएल के समर्थित हथियारबंद गिरोह कहा जा रहा है। मंत्रालय ने गाजा की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि ज्यादातर लोग इस्राएल के साथ सहयोग करने वालों को नापसंद करते हैं और एकजुट होकर शांति बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ गिने चुने गद्दार हैं जो दुश्मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका गाजा की जनता से कोई लेना देना नहीं और वो समाज से पूरी तरह अलग थलग है। मंत्रालय ने कहा कि वो कबीलों और परिवारों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि गाजा में सुरक्षा बहाल हो और लोगों की परेशानियां कम हो। गृह मंत्रालय को पूरा भरोसा है कि इस्राएल के लिए काम करने वाले लोग और फसाद फैलाने वाले ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब पूरा समाज एकजुट है और अमन चाहता है। उधर गाजा के कबीलों और परिवारों के संगठन ने भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो किसी भी तरह की बदमाशी, लूटपाट और गड़बड़ी के खिलाफ है। उनका कहना है कि कुछ शरारती समूह ने युद्ध के बाद की स्थिति का फायदा उठाकर राहत सामग्री और लोगों की चीजों पर कब्जा किया, जिससे जनता की मुसीबतें और बढ़ गई। उन्होंने सुरक्षा बलों को पूरा समर्थन देने का वादा किया और कहा कि हम उनके साथ हैं जो दिन रात मेहनत करके गाजा में शांति और सुरक्षा लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में इस्राएल के समर्थन से कुछ गिरोह बने थे, कुछ राहत सामग्री और संपत्तियों पर कब्जा करते थे और कुछ जैसे यासर अबू शबाब नाम का समूह प्रतिरोधी गुटों के खिलाफ काम कर रहे थे। और इसके खिलाफ हमास जो कार्रवाई कर रहा है उसे गाजा की पूरी जनता सपोर्ट कर रहा है और कुछ दिन पहले ट्रंप ने भी इसका सपोर्ट किया था, लेकिन अब ट्रंप भी इनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस्राएल में कराया गया 2 ताज़ा सर्वे के नतीजों से साफ हुआ है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की लोकप्रियता लगातार गिर रही है और अगर अभी चुनाव हुए तो विपक्ष को ज्यादा सीटें मिल सकती है। पहला सर्वे मारीव अखबार, इस्राएली अखबार मारीव के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो नेतन्याहू का गठबंधन सिर्फ 52 सीटें हासिल करेगा, जबकि विपक्ष को 58 सीटें मिलेंगी। वहीं अरबी पार्टियों को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। इस्राएल के कानून के मुताबिक सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 मेंबरों का समर्थन जरूरी होता है। विपक्षी दलों ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि वो सरकार बनाने के लिए किसी भी अरबी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। फिलहाल जल्दी चुनाव होने के कोई संकेत नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू लगातार इस मांग को ठुकरा रहे हैं। उनकी मौजूदा सरकार का कार्यकाल 2026 के अंत में खत्म होना है। ये सर्वे लाजार इंस्टीट्यूट ने किया था। ये सर्वे उस वक्त सामने आया है जब गाजा में युद्ध विराम लागू हुआ है। ये समझौता 10 अक्टूबर से लागू हुआ है। 2 साल की भीषण तबाही और अमेरिकी समर्थन से चली इस्राएली कार्रवाई के बाद इस नरसंहार में अब तक लगभग 68,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं इस्राएली चैनल 12 द्वारा जारी दूसरे सर्वे के नतीजे भी लगभग यही तस्वीर दिखाते हैं। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव कराया जाए तो ना तो नेतन्याहू का गठबंधन और ना ही विपक्ष सरकार बना पाएगा। नेतन्याहू का ब्लॉक 51 सीटें पाएगा, जबकि विपक्ष को 59 सीटें मिलेंगी और अरबी पार्टियों को फिर से 10 सीटें मिलेंगी। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि ब्लू एंड व्हाइट यानी बेनी गेंटेस की पार्टी और रिलीजियस जैवनिस्ट पार्टी मतलब बेतजेलेल स्मोट्रिच की पार्टी दोनों ही इस बार चुनावी सीमा पार नहीं कर पाएंगे, यानी संसद में नहीं पहुंचेगी। कुल मिलाकर दोनों सर्वे एक ही बात दिखाते हैं, इस्राएल में नेतन्याहू की पकड़ कमजोर हो रही है, जबकि विपक्ष की स्थिति मजबूत होती जा रही है। लेकिन फिर भी राजनीतिक गतिरोध बरकरार है, क्योंकि कोई भी पक्ष अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।